चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय, देखिए गॉस के प्रमेय से एक क्वेश्चन बोर्ड में रहेगा, एकदम फिक्स है। और किस तरह का प्रश्न होगा, तो या तो गॉस का प्रमेय दे देगा और उसको निगमन करने के लिए कहेगा, सत्यापन करने के लिए कहेगा, नहीं तो गॉस के प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए कहेगा। हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए हैं ना, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस कंडीशन में ज्ञात किए हैं? आवेश के कारण ज्ञात किए हैं, द्विध्रुव के कारण ज्ञात किए हैं, यही ना दो चीज ज्ञात किए हैं जी। आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए हैं और द्विध्रुव, देखिए आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए हैं हम लोग, और द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि कोई चालक तार है और उस चालक तार के कारण उसमें आवेश बह ही रहा है, चालक तार है तो आवेश बहेगा, विद्युत धारा बहेगा, तो उस चालक तार में उपस्थित आवेश के कारण बाहर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? गॉस के नियम का। तो पर्टिकुलर एक आवेश का से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो तो सिंपल फार्मूला है। लेकिन अगर थोड़ा सा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अन्य कंडीशन में पूछ देगा गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बेलनाकार चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? गॉस के नियम का। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय शुरू करने से पहले, इसको समझने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि क्षेत्रफल सदिश क्या है। क्या जानना पड़ेगा? क्षेत्रफल। तो हेडिंग हम लोग का होगा क्षेत्रफल सदिश, ठीक। हेडिंग क्या लिखे हैं? क्षेत्रफल सदिश। अब समझ लीजिए कि क्षेत्रफल सदिश क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये हाथ क्या है, हमारा पृष्ठ है और ये बंद पृष्ठ है। कैसा मान लेते हैं? बंद पृष्ठ है। अब ये मान लीजिए कि बंद पृष्ठ है, तो इस बंद पृष्ठ पर कोई हम क्षेत्रफल ले लें। बंद पृष्ठ का ले लें कोई क्षेत्रफल। तो वैसे बंद पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ हो गया, और इस बंद पृष्ठ पर हम एक क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव का मतलब होता है कि बंद पृष्ठ का तो पूरा तक पूरा क्षेत्रफल है ही, उसमें से एक छोटा सा अवयव, छोटा सा खंड ले लेते हैं, यह वाला, और इसको हम दिखाते हैं। क्योंकि पूरे संपूर्ण पृष्ठ को हम, पृष्ठ के क्षेत्रफल को ए से दिखा सकते हैं, लेकिन ये छोटा सा अवयव है तो इसको हम किससे दिखा दे रहे हैं? डी से। छोटा सा अवयव खंड है तो किससे दिखा दे रहे हैं? अब इस संपूर्ण पृष्ठ का एक छोटा सा ये अवयव पृष्ठ है, छोटा सा खंड पृष्ठ है। अब एक ऐसा सदिश हम खींचे जो इस पृष्ठ के लंबवत बाहर के तरफ हो। कैसा हो? ध्यान देना, ये जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो डीए है। कितना है? और हम इस पर एक ऐसा सदिश खींच रहे हैं जिसकी दिशा जो है लंबवत कहाँ है? बाहर के तरफ है। तो इस सदिश को हम बोलेंगे क्षेत्रफल सदिश। और जैसे ही इसको क्षेत्रफल सदिश कहेंगे, अब इसके ऊपर एक तीर लग जाएगा सदिश वाला, तो ये क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा। क्षेत्रफल सदिश, क्योंकि ये क्षेत्रफल के लंबवत खींचा गया सदिश है, इसीलिए क्या कहेंगे इसको? क्षेत्रफल सदिश। आप इस बोर्ड को ही मान लीजिए कि पृष्ठ है, तो बोर्ड के पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश खींचना है तो वह इसके लंबवत ही होगा। लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे? इस बोर्ड पर एक छोटा सा सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव ले लेंगे, पूरा बोर्ड का क्षेत्रफल, और उसमें ले लिए एक छोटा सा सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, और इसी के लंबवत हम क्या कर दिए? एक सदिश खींच दिए। ये काल्पनिक चीज़ें होती हैं, हम लंबवत नहीं खींच सकते हैं। हवा में कोई रेखा खींच सकते हैं? नहीं खींच, काल्पनिक चीज़ें हैं ये। तो इस पृष्ठ के लंबवत जो बाहर की तरफ सदिश है या अंदर की तरफ है, जो भी रहेगा कैसा रहेगा? लंबवत रहेगा। इसी को हम बोलेंगे कि ये क्या है? क्षेत्रफल सदिश है। तो इसको बाहर की तरफ तो हम नहीं खींच सकते हैं, लेकिन हम इधर दिखा देते हैं डी ए। इस पर क्या लगा देंगे? हाँ, वेक्टर लगा देंगे, तभी तो पता चलेगा क्षेत्रफल सदिश है। अगर तीर नहीं लगाएंगे, चिन्ह नहीं लगाएंगे वेक्टर का, तो केवल क्या रहेगा? क्षेत्रफल रहेगा। लेकिन तीर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। तो ही इसमें कहा गया है डेफिनेशन में, देखिए कि बंद पृष्ठ के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव, ये तो आपका बंद पृष्ठ हो गया, इसमें प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव मतलब उसका कई खंड, उसमें से एक छोटा खंड से एक सदिश संबद्ध रहता है। इससे एक सदिश ऑलरेडी क्या रहता है? संबद्ध रहता है। ये लाइन समझ में आ रहा है? सदिश संबद्ध रहता है।
ये क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे क्षेत्रफल का सूत्र, या कहीं भी पढ़े होंगे। पहले तो बहुत सारा क्षेत्रफल का सूत्र पढ़े हैं, लंबाई गुणे, माने क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको मेन फार्मूला यही जानते हैं हम लोग, लंबाई गुणे लंबाई और चौड़ाई का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस गुणा मतलब सदिश गुणा। पढ़े हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, या ऐसे कह सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यह एक्स अक्ष हो गया, ये क्या हो गया वाई अक्ष, ये बाहर की तरफ क्या हो गया जेड अक्ष, ये बाहर की तरफ वाला है। अब इस पर एक हम वर्ग ले लें, चाहे आयत ले लें, चाहे कुछ भी ले लें, बंद आकृति दिख रहा है, बंद आकृति दिख रहा है। इस बंद आकृति की लंबाई अगर एल है और चौड़ाई क्या है, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो यही ना कहते हैं कि लंबाई गुणे, लेकिन इसकी दिशा फिक्स है, ये एक्स अक्ष पर है, ये किस पर है, तो लंबाई एक्स अक्ष पर, चौड़ाई, तो दिशा फिक्स है तो एल क्रॉस बी कर देते हैं, ठीक है। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आप जानते हैं कि ये फार्मूला हो जाएगा एल बी साइन थीटा, याद है। और एक एकांक सदिश एन हुआ करता था, थोड़ा याद करो, ए क्रॉस बी का फार्मूला पढ़े थे, एक पढ़े थे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, हम ही याद कर रहे हैं, तुम भी याद करोगे, याद आ रहा थोड़ा बहुत। तो ए डॉट बी में क्या पढ़े थे, इस तरह से पढ़े थे, माड ए माड बी साइन नहीं, इसमें कॉस थीटा था और क्रॉस वाले में इस तरह था। अब आप लोग समझ जाइए, पीछे जितना पढ़े हैं कभी भी कुछ भी आ सकता है, मिला लेना, यही था ना। अदिश गुणा मतलब इसका गुणनफल की कोई दिशा नहीं होती है। और आप लोग ध्यान दिए होंगे ना, हमेशा अंक में आया था, अदिश गुणन हमेशा कैसा आता था, अंक में आता था, उसमें आई जे के इस तरह से कुछ नहीं आता था। लेकिन सदिश गुणन में आई जे के आता था, तो आई जे के क्या बताता है, दिशा ही तो बताता है। तो ये वही चीज है, बस किस में लिए हैं, लंबाई और चौड़ाई में। तो एल बी और एल बी के बीच में यह एल हो गया, ये क्या हो गया बी, इसके बीच में जो कोण है वो कौन है, थीटा। तो यहाँ पर कोण 90 डिग्री ना हो गया, तो ये हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 का मान, साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा एल बी आई इंटू एन। एन जानते हैं क्या बता रहा है, एल बी तो इसका क्षेत्रफल बता रहा है, लेकिन जो एन है वही जो इसमें डेफिनेशन में हम कहे हैं कि क्षेत्रफल अवयव से एक सदिश संबद्ध रहता है, ये वही सदिश है। हर क्षेत्रफल से क्या रहेगा, संबद्ध रहेगा। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सदिश गुणन। और सदिश गुणन की एक निश्चित क्या होती है, दिशा होती है। उसी दिशा को कौन बताता है, यह जो वेक्टर एन है ना, ये बताता है। और ये बताता है कि हम कैसे, हमारी दिशा क्या है, जो भी क्षेत्रफल आपका है उसके हम कैसे हैं, लंबवत हैं। मतलब कि आपका क्षेत्रफल सदिश एक्स और वाई अक्ष में है ना, तो ये कैसे रहेगा, जेड अक्ष में, इनके कैसा रहेगा, लंबवत, हमेशा कैसा रहेगा, ये नीचे वाला नहीं है, ये बाहर वाला है। तो क्षेत्रफल आपका इसमें है, तो क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा, इसके लंबवत होगा। वही डेफिनेशन में कहा गया है कि बंद पृष्ठों के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव से एक सदिश संबद्ध रहता है, जिसका परिमाण इस अवयव के क्षेत्रफल के बराबर तथा दिशा बाहर की ओर खींचे गए अविलंब की दिशा में होती है। तथा इसकी दिशा कहाँ होती है, बाहर की तरफ, अविलंब में होती है, 90 डिग्री पर होती है। यह सदिश क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। इसे हम क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल सदिश। अगर यह आपका एरिया क्या है, डीए है, तो इस पर तीर लग जाएगा, समझा रहा है। इसकी दिशा को कौन दिखा रहा है, एन कैप दिखा रहा है। तो ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यह वाला चीज सदिश गुणन है। कोई भी क्षेत्रफल आप ज्ञात करते हैं तो अदिश गुणन से नहीं ज्ञात करते हैं, किसे ज्ञात करते हैं, सदिश गुणन से। और सदिश गुणन की क्या होती है, एक निश्चित दिशा होती है। वो दिशा किधर होता है, तो क्षेत्रफल के लंबवत कहाँ होता है, बाहर की तरफ। उसी को हम बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। घन कोण, घन कोण हो गया। मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है, मान लेते हैं कि कोई बंद पृष्ठ है
और इस बंद पृष्ठ का ये सेंटर होगा, केंद्र। जब बंद पृष्ठ है तो कहीं ना कहीं उसका क्या होगा, सेंटर उसका केंद्र होगा। और इस पर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लिए जिसको हम कह रहे हैं DA। क्या कह दिए, DA। इस पर से एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव क्या ले लिया गया, DA। अच्छा, ये बंद पृष्ठ है, इस तरह से बंद पृष्ठ है, तो केंद्र से जो पृष्ठ की दूरी होगी हर जगह तो बराबर ही होगी। समझ पा रहे हैं? ये बंद पृष्ठ पर जैसे आप परिधि वृत्त समझते हैं ना, तो वृत्त का ही केंद्र हो गया, तो केंद्र से हर जगह तो परिधि की दूरी बराबर ही ना होती है। उसी तरह अगर ये बंद है तो उसको तो हम परिधि नहीं कह सकते हैं, बंद पृष्ठ कह सकते हैं। बीच में क्या हो जाएगा, केंद्र। ये चारों ओर से बंद पृष्ठ है, तो इस केंद्र से इस पृष्ठ की दूरी हर जगह क्या होगी, बराबर होगी। तो वो दूरी हम मान लेते हैं क्या है, R है। वो दूरी कितना है, ऐसे मान लीजिए कि बंद पृष्ठ उसकी त्रिज्या कितना दे रहा है, R, और त्रिज्या उसके पृष्ठ से हर जगह क्या होगा, बराबर होगा। तो हम किसी बंद पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव क्या ले लिए, DA। ठीक है। अब हम आपसे ये कहें कि यह जो DA क्षेत्रफल अवयव है वह इस बिंदु पर कितना कोण अंतरित कर रहा है। तो कोण अंतरित करने का जो लॉजिक है, इससे ये समझिए आप कि इसका जो एरिया है ना, यह एरिया, यह इस पर कितना कोण बना रहा है, उसी को हम कहेंगे कि ये क्षेत्रफल अवयव द्वारा अंतरित कोण है। जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ पर हम देखते हैं, एक बिंदु हो गया, एक रेखा हो गया, इसका नाम हम दे देते हैं AB। अब हम पूछें कि बताइए कि यह जो रेखा है यह इस बिंदु पर कितना कोण अंतरित करता है। तो क्या करेंगे कि इस रेखा के दोनों जो अंत बिंदु है, लास्ट वाला पॉइंट, इनको मिला देंगे बिंदु से, मिला दिए, जो यहाँ का कोण बना ना उतना कोण यह क्या कर रहा है, इस पे अंतरित कर रहा है। तो ये बड़ा होगा, रेखा बड़ी होगी तो बड़ा कोण अंतरित होगा, छोटा होगा तो छोटा कोण अंतरित होगा। इतना बड़ा अगर हो जाए, देखिएगा कोण बड़ा ना हो गया। उसी तरह हम पूछे कि यह क्षेत्रफल अवयव कितना कोण अंतरित करेगा, तो हम क्या करेंगे कि इसके दोनों सिरों को क्या कर देंगे, इससे मिला देंगे। तो किसी बंद पृष्ठ के एक छोटे से क्षेत्रफल अवयव द्वारा उसके केंद्र पर जो अंतरित कोण है, यही कोण तो अंतरित हो रहा है, इसी कोण को हम क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। अब इसको घन कोण नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये बंद पृष्ठ थोड़ी है, ये तो रेखा है, लेकिन ये भी आपका अंतरित कोण है। ये कौन सा कोण है, अंतरित कोण। एक मान लीजिए कि इधर पेड़ है कोई, या कोई आदमी है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है जिसका आंख यहाँ पर है। हाँ, ये आदमी मानो ना, क्या क्या समस्या है। ये आदमी है, ये आंख है, जो ये आदमी एक आंख है, यहाँ भी आदमी है, उसका केवल हम आंख लिए हैं, और ये आदमी जो है ना इसको देख रहा है। तो इस आदमी के पूरे बॉडी के द्वारा इस पर कितना कोण अंतरित किया जाएगा, तो इसके सर से एक ले लेंगे, इसके इधर पैर से एक ले लेंगे रेखा, यहाँ पर मिला देंगे, जो बीच का कोण होगा ये क्या कहलाएगा, यही अंतरित कोण कहलाएगा। उसी तरह इस बंद पृष्ठ के केंद्र पर इसके छोटे से क्षेत्रफल अवयव के द्वारा जितना कोण यहाँ पर बनाया जाएगा वही क्या कहलाएगा, घन कोण कहलाएगा। अंतरित कोण ही क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। कोई समस्या इसमें? अगर हम कहें कि इस मार्कर के द्वारा आपकी आंख पर कितना कोण बनाया जा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, एक काल्पनिक रेखा लेना पड़ेगा, ऐसे आंख से मिला देंगे, फिर इसको मिला देंगे, जो बीच में कोण बनेगा वही क्या कहलाएगा, अंतरित कोण कहलाएगा। देखिए परिभाषा, तो एक हम क्या ले लेंगे, एक गोलीय पृष्ठ ले लेंगे, बंद पृष्ठ रहेगा, ये हमारा क्या हो गया, एक गोलीय पृष्ठ हो गया। और इस पर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लेते हैं। यहाँ पर ये क्षेत्रफल अवयव क्या रहेगा, DA। अगर आप क्षेत्रफल सदिश खींचना चाहते हैं तो ठीक लंबवत कहाँ जाएगा, ये बाहर के तरफ जाएगा, लंबवत होगा, समझे। ये क्षेत्रफल सदिश क्या हो गया, DA। और इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव द्वारा इस आपके बंद पृष्ठ जो गोलीय पृष्ठ है, इसके केंद्र पर जो ये बना कोण होगा यह वाला, इसी को हम क्या बोलेंगे, घन कोण। यही आपका क्या है, घन कोण। घन कोण हो गया। घन कोण को दिखाते हैं D ओमेगा। किसे दिखाते हैं जी, D ओमेगा से, या ओमेगा से भी दिखा सकते हैं। अच्छा, इसकी त्रिज्या हम कितना मान रहे हैं,
आर, और क्षेत्रफल इसका हम कितना मान रहे हैं, DA। तो जो घनकोण होता है ना, ध्यान दीजिएगा, जो घनकोण होता है, घनकोण वह किसके बराबर होता है, तो क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव बटा त्रिज्या का स्क्वायर, क्षेत्रफल अवयव बटा त्रिज्या का स्क्वायर। आप एक पढ़े होंगे पहले से, ये वृत्त है, आप वृत्त की किसी परिधि पर दो बिंदु ले लिया जाए और इसके केंद्र पर जो अंतरित कोण होता था, याद है, रेडियन में इस तरह से पढ़ा गया था। तो यहाँ पर किसी वृत्त के परिधि पर जो चाप है, इस चाप के द्वारा यहाँ पर जो कोण बनता है, उस कोण का सूत्र होता था चाप बटे त्रिज्या। याद है कि नहीं याद है? कोण बराबर क्या होता था, चाप बटे। तो यहाँ पर वृत्त थोड़ी है, यहाँ पर पूरा पृष्ठ लिया गया है, तो चाप न लेके क्या लेते हैं, क्षेत्रफल लेते हैं। तो क्षेत्रफल में लंबाई भी होगा और चौड़ाई भी होगा। तो एक बार लंबाई के साथ त्रिज्या और एक बार चौड़ाई के साथ त्रिज्या, समझ रहे हैं? तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो घनकोण का सूत्र होता है क्षेत्रफल अवयव बटा त्रिज्या का स्क्वायर। ये फार्मूला यहीं से आया है, ठीक है, क्षेत्रफल अवयव बटा त्रिज्या का स्क्वायर। तो घनकोण आपका d ओमेगा हो जाता है, क्षेत्रफल अवयव हम कितना लिए हैं, DA ले लिए हैं, और त्रिज्या हमारा क्या हो गया, R स्क्वायर। तो d ओमेगा बराबर याद रखेंगे DA बटा R स्क्वायर, ठीक है। ये घनकोण के लिए क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, बोल रहे हैं, उसके बाद लिखिए वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई आवेश है, ध्यान देना, कोई क्या है, आवेश। तो इस आवेश के चारों ओर क्या रहेगा, वैद्युत क्षेत्र रहेगा ना। इतना तो हम लोग पढ़ लिए पहले लेसन में, किसी आवेश के चारों ओर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। तो इसके चारों ओर भी क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। अब इस आवेश के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र को हम दिखाते किससे हैं, वैद्युत क्षेत्र को किससे दिखाते हैं, वैद्युत बल रेखाओं से दिखाते हैं जी। कहाँ चले गए, ई पर क्यू पर। ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये काल्पनिक न रेखाएं हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं किसको प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत क्षेत्र को दिखाती हैं। अब धन आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ होंगी, ऋण आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं कहाँ होंगी, अंदर की तरफ होगी। मतलब कहीं पर अगर वैद्युत क्षेत्र है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं भी होंगी। इतना समझ आ रहा है ना। तो अब हम आवेश नहीं बनाएंगे, अब हम सीधे बनाएंगे वैद्युत बल रेखाएं। और वैद्युत बल रेखाएं किसको प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत क्षेत्र को। तो ये देखिए, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये सब क्या है, वैद्युत बल रेखाएं जो किसी पृष्ठ से होकर गुजर रही हैं। और आगे मान लीजिए कि एक पृष्ठ बना दिया गया, इस तरह से आगे क्या बना दिया गया, एक पृष्ठ बना दिया गया। अब आपसे कहा जाए कि बताइए इस पृष्ठ से होकर कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, 3 गुजर रहा है, 2 स्पष्ट दिख रहा है, ये थोड़ा देख रहा है, ये बाहर से चला जाएगा। क्लियर कितना है कि दो वैद्युत बल रेखाएं इसको क्या हो जाएंगी, पार करके निकलेंगी। फिलहाल में अभी कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकलेगी पार करके, ये थोड़ा आगे जाएगा, ये भी कहाँ जाएगा, थोड़ा सा आगे। तो यहाँ से पार करके निकलेगा ना इसको। और चाहे तो बना सकते हैं इसमें, यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकलेगी, यहाँ से भी वैद्युत बल रेखाएं क्या होगा, निकलेगा। लेकिन क्या हम ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि सब निकल जाएगा इसी में से, नहीं। तो किसी बंद पृष्ठ से, ध्यान देना, किसी बंद पृष्ठ से या किसी पृष्ठ से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है, वो संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। तो एक तरह से हम कहें ना कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, तो आप ये कहेंगे कि वैद्युत फ्लक्स जो है
किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है कि कितनी संख्या क्या हो रही है यहाँ से गुजर रही है। अगर वैद्युत बल रेखाओं की ज़्यादा संख्या पृष्ठ से गुजर रही है तो समझ लीजिए वैद्युत फ्लक्स ज़्यादा है। वैद्युत बल रेखाओं की कम संख्या गुजर रही है तो वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स वास्तव में क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स कुछ नया टॉपिक नहीं है। वैद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। बस समझ रहे हैं, ये क्या है, एक तरह का माप है, एक भौतिक राशि है वैद्युत फ्लक्स। इसकी सहायता से हम किसकी गणना करते हैं कि किसी पृष्ठ से कितना वैद्युत बल रेखाएं क्या हो रही हैं, जा रही हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का जो माप है उसी को हम क्या लिखते हैं, वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स से क्या कंफर्म हुआ कि यह किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की क्या है, माप है। लिख लीजिए। किससे प्रदर्शित करते हैं जी, इसे फाई ई से, ध्यान दीजिएगा, किससे प्रदर्शित करते हैं। फाई मतलब फ्लक्स समझिए और ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। हो गया जी। अब इसका फार्मूला समझ लीजिए। अब कोई कहे कि आप वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए कि वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे वैद्युत फ्लक्स। ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए कि आपका बंद पृष्ठ है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो गया, बंद पृष्ठ। और इस बंद पृष्ठ से कुछ वैद्युत बल रेखाएं क्या हो रही हैं, इस तरह से गुजर रही हैं। यहाँ से कुछ वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। यहाँ से कुछ वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। अच्छा, कुछ बाहर भी चला जा रहा है, इससे नहीं गुजर रहा है, लेकिन कुछ तो गुजर रहा है ना। तो कुछ वैद्युत बल रेखाएं यहाँ से क्या हो रही है, गुजर रही हैं। कुछ वैद्युत बल रेखाएं यहाँ से गुजर रही हैं। अब पूछा जाए कि इस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो सबसे पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि कितना एरिया से पूछा जा रहा है। इस पूरे एरिया से पूछा जा रहा है कि किसी पर्टिकुलर इस अलग एरिया से पूछा जा रहा है। तो हम आपसे कहें कि ये इस छोटे से एरिया से गुजरने वाला बताइए, इस छोटे से एरिया से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले जिस एरिया से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना होता है ना, उस एरिया का हमको क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए, क्षेत्रफल, ठीक। और उसके बाद हमको यह पता होना चाहिए कि जिस वैद्युत क्षेत्र में ये पृष्ठ रखा गया है उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो हम मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र ई में एक पृष्ठ आपका रखा गया है जिस पर हम छोटा सा क्षेत्रफल अवयव क्या ले लिए हैं, डीए। तो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है वो कितना होगा, फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। मतलब कि वैद्युत क्षेत्र और जिस क्षेत्रफल से गुजरने वाला हम निकाल रहे हैं फ्लक्स, इन दोनों का डॉट गुणन ही क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। और यदि इस क्षेत्रफल सदिश तो लंबवत होता है, क्षेत्रफल सदिश और क्षेत्रफल सदिश हो गया, क्षेत्रफल सदिश और इस वैद्युत क्षेत्र, मान लीजिए कि आपका डीए है और ये वैद्युत क्षेत्र ई है, इसके बीच का कोण कितना मान लेते हैं, थीटा। तो अगर थीटा होगा तो आप अदिश गुणन जानते हैं, फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, याद है, ई डी ए कॉस थीटा। तो ये जो सूत्र होगा किसके लिए होगा, वैद्युत फ्लक्स के लिए होगा, ई डी ए कॉस थीटा, नहीं तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ये वैद्युत क्षेत्र हो गया और ये क्या हो गया, क्षेत्रफल सदिश। और दोनों का दोनों क्या होता है, सदिश राशि होता है। वेक्टर ई भी आपका सदिश राशि है और क्षेत्रफल सदिश भी क्या है, सदिश राशि है। इन दोनों का गुणनफल ही क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स। अगर इनके बीच का कोण थीटा है, किसके किसके बीच का कोण, ई और डी ए, दोनों के बीच का कोण थीटा है, तो पूरा फार्मूला बनेगा फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। अब समझिए, यहाँ पर ये आपका वैद्युत बल रेखा है,
जो इधर जा रहा है, मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, ई दिशा यही है। अब हम कह रहे हैं कि ये आपका काल्पनिक पृष्ठ है जो माने थे, तो हम अगर इस तरह रख देंगे इसको इस तरह, तो बताइए क्या इससे वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी इसके पृष्ठ से? पृष्ठ तो यह है, नहीं समझ रहे हैं। मान लो पानी बह रहा है, इधर क्या बह रहा है, हम पानी में ऐसे रख दें, इधर पानी बह रहा है, तो क्या बहुत ज़्यादा रोक पाएगा? हम कहें कि इसके पृष्ठ से कितना पानी जा रहा है, तो कुछ भी नहीं जा रहा है। पृष्ठ से गुजरने वाला पानी, तो पृष्ठ तब न से गुजरने वाला पानी तब न ज्ञात करेंगे जब पृष्ठ के सामने से पानी गुजरेगा। अभी तो हम ऐसे रखे हैं, तो पानी ऐसे जा रहा है, तो इसके पृष्ठ पर कहाँ गुजरेगा? वो नहीं गुजरेगा ना। तो वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत बल रेखाएं कैसे जा रही हैं? ऐसे जा रही हैं। इसका पृष्ठ कौन है? यह वाला है। तो हम कहें कि पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, कितना वैद्युत बल रेखा गुजर रहा है? तो कुछ नहीं गुजर रहा है। क्यों नहीं गुजर रहा है? क्योंकि पृष्ठ हमारा यह है, देख रहे हैं पृष्ठ यह, तो इसका क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा? लंबवत ऊपर की तरफ होगा। ध्यान दीजिएगा, डीए कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो एक इधर जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, तो बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री। बीच का कोण कितना होगा? तो थीटा कितना? थीटा 90 रख दीजिए। फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस 90 cos 90 का मान पूरा वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया? मतलब यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स 0 है। वैद्युत फ्लक्स 0 का मतलब क्या है? वैद्युत बल रेखाएं यहाँ से पृष्ठ से गुजर ही नहीं रही है, क्योंकि आपका जो वैद्युत क्षेत्र है वो इधर है, और जो हम लोग का काल्पनिक पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल अवयव कहाँ है? लंबवत है। अब इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर दें तो कुछ ना कुछ फ्लक्स तो गुजरिए जाएगा, इससे हो जाएगा ना। और सबसे ज़्यादा तब गुजरेगा ना जब एकदम सीधा खड़ा कर देंगे। इसका मतलब ये है कि आपका ई भी इधर ही जा रहा है, आप पृष्ठ भी इसी के दिशा में है, मतलब दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? नहीं समझ रहा है? देखो वैद्युत क्षेत्र ये ई है, आई क्षेत्रफल है ना, तो इसका क्षेत्रफल सदिश भी तो होगा डीए। तो क्षेत्रफल सदिश तो इसके लंबवत होता है, या तो बाहर की तरफ होगा, नहीं तो ये भी लंबवत इसके, ये भी इसी दिशा में है। और क्षेत्रफल जो आपका वैद्युत क्षेत्र है वो भी इसी दिशा में है, तो कोण कितना बनेगा? तब 0 बनेगा। आप क्षेत्रफल को नहीं लीजिए, क्षेत्रफल सदिश को लीजिए। क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा? इसके लंबवत। अब वैद्युत क्षेत्र तो हमको कंफर्म है कि वो इधर ही जा रहा है, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया? 0। तो जब cos 0 रखेंगे तो cos 0 का मान कितना होता है? तो फाई ई कितना हो जाएगा? नहीं, ई इंटू, तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स मैक्सिमम होगा। यहाँ पर कैसा होगा? मतलब कि अगर ई और डीए के बीच का कोण 90 डिग्री है तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? गुजरेगा जी, सिंपल है। ऐसे जा रहा है, इस पृष्ठ से कहाँ होकर जाएगा? वो तो इस पृष्ठ से ना होकर जा रहा है, इससे तो होकर जा नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही हम पृष्ठ को थोड़ा सा घुमा देंगे तो ये वैद्युत बल रेखाएं इसको क्या करेंगी? पास करेंगी ना ऐसे, तो कुछ ना कुछ फ्लक्स तो आ ही जाएगा। तो ये अलग अलग कंडीशन होता है कि डीए में और ई में कितना कोण है। अगर कोण इसके बीच में 0 है तो यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। और इनके बीच अगर कोण 90 है तो एकदम मिनिमम होकर क्या हो जाएगा? 0। अब बाकी अन्य 30-60 वाले कंडीशन में कुछ घटता रहता है, कुछ क्या रहता है? बढ़ता रहता है। तो जो वैद्युत फ्लक्स है वो वास्तव में किसके बराबर होता है? वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश में जो डॉट गुणन होता है उसके बराबर होता है। यदि इन दोनों के बीच का कोण कितना हो? थीटा हो, तो फाई ई इक्वल टू हो जाता है ई इंटू डी ए, और उसके बीच का कोण थीटा है तो क्या लग जाएगा? कॉस थीटा। 90 वाला समझे हैं? क्षेत्र जब देखिए, जब आपका पृष्ठ ऐसे रहेगा तो क्षेत्रफल सदिश लंबवत ना होगा। और हमको कोण किसके किसके बीच में चाहिए? क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र। तो एक इधर जा रहा है, एक कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तो कोण कितना होगा? तो 90 होगा, तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। इसको घुमा के हम ऐसे कर दिए तो क्षेत्रफल सदिश तो ऐसे न जाएगा। अब वैद्युत क्षेत्र भी ऐसे ही आ रहा है, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 0। और नहीं तो 180, तो 0 पर भी cos 0 पर भी 1 होता है, 180 पर भी क्या होगा? 1 होता है, -1 होता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिशा ही नहीं बदल रहा है, लेकिन मैक्सिमम होगा। समझ में आ रहा है? तो 0 पर
आपका वैद्युत फ्लक्स मैक्सिमम होता है और 90 पर क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। और बाकी अन्य इस कंडीशन में है तो वैद्युत फ्लक्स इधर होगा, ऐसे ना वैद्युत फ्लक्स नहीं, क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, इधर लंबवत होगा। और बाकी ई तो हमारा हमेशा ऐसे ही है, तो इनके बीच का जो कोण बनेगा वो कौन होगा, थीटा होगा। वो 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, 45 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 30, 60, 45 होगा तो उसका मान पता है ना आप लोगों को, इसमें रख देंगे या निकाल देंगे वैद्युत फ्लक्स। इसके मात्रक को समझते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा। इसका मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला हमने क्या निकाला, ई डॉट डी ए, ई वैद्युत क्षेत्र और डी ए क्या है, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव। तो वैद्युत क्षेत्र ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है, न्यूटन प्रति। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। कोई दिक्कत इसमें? तो आपका ये जो मात्रक होगा किसका, वैद्युत फ्लक्स का, वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अगर इसका बीमा बनाना चाहे तो क्या होगा, न्यूटन का बीमा बताइए तो, एम एल टी माइनस ये हो जाएगा कूलाम का एटी, बुलानी न है। अब मीटर स्क्वायर का एल स्क्वायर, एल स्क्वायर देखिएगा, एम एक एल यहाँ पर है, एल स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा एम एल 3 होगा। अच्छा T1 है, ऊपर जाएगा तो -1 होगा, तो T -3 और A -1। तो ये जो वैद्युत फ्लक्स का बीमा होगा वो हो जाएगा ML3 T -3 A-, और जो मात्रक होगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो यहाँ से